ये प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस है, इसी पर जो बेस्ड पेपर आएगा 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आएगा, 1/3 उसमें निगेटिव मार्किंग है, उसमें आपको 95 प्लस लाने हैं नेट में। कट ऑफ अगर निकालना है, सेफ साइड रहना है, टारगेट उसके लिए बनाना है सेफ साइड रहने के लिए कम से कम 105 प्लस का, तब जाके कहीं 90-95 प्लस आ पाएंगे। और सी सेट में आपने 66 नंबर लाके 33% लाके क्वालिफाई कर लिया, तो आपका प्री का कट ऑफ आराम से क्लियर हो सकता है। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, जो अपडेटेड और रिवाइज्ड समरी है, बेस बनाए, एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें जो बेसिक बुक्स हैं उनका ये समरी है। उसके बाद जो अभी तक का अपडेटेड और रिवाइज्ड कंपाइलेशन लिस्टिंग से पढ़ाई कर लो। ये बस इतना हो गया पूरा प्रीलिम्स का जीएस पेपर कवर, ठीक है। इसके अलावा जो हम मिसलेनियस अपडेट देंगे एग्जाम से करीबन 25-30 दिन पहले, वो भी हम पेड ग्रुप में उसकी पापा पीडीएफ दे देंगे। करंट अफेयर की पापा पीडीएफ भी दे देंगे, है ना, पेड ग्रुप में, प्री वाले 6,500 या 9,000 वाले में, है ना। और प्लस जो भी और डेटा होगा, एनर्जी का डेटा, है ना, कोई और डेटा अगर हमको लगता है लास्ट में, तो हम एग्जाम से पहले दे देते हैं 15-20 दिन पहले उसी ग्रुप में। ये पढ़ना है यहां से, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है एससीएस की पेड क्विज से। डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि हैबिट बन जानी चाहिए। एग्जाम का दिन कोई खास नहीं लगना चाहिए, सिर्फ यही लगना चाहिए कि भाई जैसे डेली पेड क्विज लगाते हैं या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वहां भी आपको यही लगना चाहिए कि एससीएस की पेड क्विज या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। इसीलिए हम हर आयाम के क्वेश्चंस देते हैं, हर आयाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं और सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पढ़ाई वाला ये दे दिया एससीएल, समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, अपडेटेड, रिवाइज्ड, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए, हैबिट बनाने के लिए पेड क्विज करवा दी, उसी टाइप के क्वेश्चन की जैसे आयोग में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। फिर सिलेबस का तीसरा आयाम क्या है? पूरे सिलेबस को जो हमने एससीएल के फॉर्म में दिया था, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में टेस्ट सीरीज में दे दिया। 35 टेस्ट सीरीज देते हैं, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ वाली। बस इससे पढ़ लो एससीएस की समरी की कंपाइलेशन लिस्टिंग से, प्रैक्टिस कर लो पेड क्विज टेस्ट सीरीज से। आराम से ये 3 चीज करके प्री का कट ऑफ निकाला जा सकता है। इन 3 चीज जो एससीएल है, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन 3 से मिला के हर बार 125 से 135 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट प्री में 134 आए थे, इसका प्रूफ दिया हुआ है टेलीग्राम में। इतना करके प्री का कट ऑफ आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। रिवीजन जरूर करते रहें, मंथ में 2 बार पढ़ते रहें। डेली का एटलीस्ट जो है 6 घंटे पढ़ने का टारगेट रखें, ठीक है, पढ़ने का। और उसी में जो है समझ लीजिए कि करीबन 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस का, ठीक। ये सब आपको जो है हमारे नंबर पे मिल जाएगा। समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग पूरा पढ़ने वाला, है ना, और पेड क्विज और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए, ये डेली हैबिट बनाने के लिए। और ये पूरे सिलेबस का निचोड़ है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। सिलेबस को 3 आयाम पे हमने कवर कर दिया, पढ़ा भी दिया वही चीज, डेली भी प्रैक्टिस करा दी, और ओवरऑल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से सारा जो है दे दिया आपको, स्टैटिक डायनामिक को लिंक करके, ठीक है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के सेशन में हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण भूगोल खंड के टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं और आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की, तो भारत का भूगोल। डिटेल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस कंपाइलेशन में आपको देखने को मिलेंगी और ख़ास तौर पे देखेंगे कि ये जो सेशन है ये यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी कारण से हम आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। जो सेशन होगा ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, तो ये दोनों इस टीम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ये इस सेशन का यानी ये जो कह सकते हैं भारत का जो भूगोल सेक्शन है, ये जो खंड है, आप सभी जानते होंगे कि जो भूगोल है उसके अलग अलग खंड करके हम पढ़ते हैं ताकि हमारे पढ़ने का जो तरीका हो वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो, जिससे चीज़ों को हम बेहतर तरीके से पढ़ सके। तो भूगोल में जैसे विश्व का भूगोल है, विश्व के भूगोल में बहुत सारे खंड हैं, वैसे ही एक सेक्शन भारत का भूगोल है। तो इस भारत के भूगोल खंड की हम चर्चा स्टार्ट करें। इसमें आज जो सेशन है ये इसका पहला लेक्चर है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और बहुत सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनकी चर्चा आज इस कंपाइलेशन वाले इस पूरे सेशन में हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है आपके सामने दिया गया है कि भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति कहने का मतलब क्या होता है कि दुनिया में कोई भी प्लेस होगा उसकी अपनी एक जगह होगी, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए सामान्य शब्दों में कि किसी भी प्लेस की, जैसे दुनिया में भारत की स्थिति कहाँ है, तो उसके बताने के जो तरीके होते हैं वो 2 तरीके होते हैं। एक
तरीका ये हो सकता है कि किसी भी स्थान विशेष के सापेक्ष में आप किसी प्लेस की अवस्थिति को आप बता लीजिए। जैसे कह सकते हैं कि जो भारत है, भारत की जो अवस्थिति अगर आपसे पूछी जाए तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप बताएं कि ठीक है, जो भारत है ये क्या है, ये पाकिस्तान के किसी एक साइड है, नेपाल के किसी एक साइड है, या फिर कह सकते हैं कि ठीक है चीन के इस दिशा में है। तो इस तरह से क्या है कि एक लोकेशन के सापेक्ष दूसरे लोकेशन की अवस्थिति क्लियर की जाती है। लेकिन इस समस्या यहाँ पर कहाँ आती है कि जब हम किसी एक प्लेस के रिलेटिव में दूसरे प्लेस के लोकेशन को बताते हैं तो एग्जैक्ट जो पोजीशनिंग है वो नहीं पता चलता है। तो इसी कारण से किसी भी स्थान विशेष की अवस्थिति बताने के लिए रिलेटिव जो एक थ्योरी है उसके बजाय भौगोलिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए जो भौगोलिक अवस्थिति है उसको आधार बनाया गया। और इसका पूरा जो बेस है आगे हम धीरे धीरे आपको बताएंगे कि ये पूरा जो एक ग्लोब की जो अवधारणा है, जो पृथ्वी है वो एक तरह से जियोड उसे आकार नाम दिया गया है, क्योंकि वो गोल पूरी तरह से नहीं है, ऊपर और नीचे यानी नॉर्थ और साउथ जो उसके ध्रुव हैं वहां पर थोड़ी सी दबी हुई है, तो वो एक जियोड आकार कहा गया। तो उसी के आधार पर जो जियोड या ग्लोब होता है वो क्या है, एक समरूप है। टोटल जो पृथ्वी है उसके आकार का उसके अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से एक छोटा समरूप है। उसी के आधार पर अक्षांश देशांतर लाइनें खींची जाती हैं और उसके आधार पर जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो बताई जाती है। तो ये तो हमने बता दिया कि किसी भी स्थान की जानकारी कैसे भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में दी जाती है। अब चैप्टर स्टार्ट होता है कि भारत की जो अवस्थिति है और उसका जो विस्तार है वो क्या है। ये देखिए, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द एशियन कंटिनेंट। तो देखिए, अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो अलग अलग 7 महाद्वीप हैं। उनमें से एक जो महाद्वीप है वो क्या है, वो ये एशिया महाद्वीप है। आपके सामने दिया गया कि एशिया महाद्वीप में अवस्थित भारत क्या है, एक महत्वपूर्ण देश है। और इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, दक्षिण मध्य में। ये कहा जा रहा है कि जो साउथ सेंट्रल पार्ट है एशिया महाद्वीप के उसी में ये अवस्थित है। इसकी जो विविधताएं हैं वो बहुत सारी हैं। विविधता या डाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर उच्च आवाज की विशेषताएं हैं, भाषा संस्कृति की विशेषताएं हैं, यहाँ पर जीवन की विशेषताएं हैं। तो भौगोलिक संदर्भ में देखें तो बहुत सारी जो विशेषताएं हैं उनसे पूरी तरह से परिपूर्ण भारत है। उसके अलावा देखिए, इसके आकार की भी चर्चा की गई है कि जो भारत का नक्शा है यानी भारत का टोटल कह सकते हैं जो शेप है, इसका जो भौगोलिक विस्तार है उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है कि वो क्या है, वो चतुर्भुजी आकार है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्या है, एक चतुर्भुज आकार का है। अब कैसे है उस पर हम आपको एक बार लाएंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक जानकारी हम समझ लेंगे। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भौतिक जो विविधताएं हैं वो पूरी तरह से फैली हुई हैं और भारत की जो भौगोलिक रचना है वो विभिन्न दृष्टिकोणों से देखी जा सकती है। जैसे अगर हम बात करें कि भारत में उत्तर में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं। अगर आप थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, थोड़ा सा अगर रफ एक डायग्राम आप बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो भारत है, भारत के एक रफ डायग्राम की हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये वाला जो उत्तर वाला पूरा जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, पूरा पर्वतीय कह सकते हैं कि ये भाग है। इसी की बात हो रही है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे रेंज जो कह सकते हैं कि पर्वतमालाएं हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो जो उत्तर वाला पूरा जो भाग है ये क्या है, ये माउंटेनियस पार्ट है। ये क्या है, ये पूरी तरह से क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। और इसका विस्तार आप देखेंगे इधर जम्मू कश्मीर से लेकर इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश तक आपको देखने को मिलेगा। वही बात यहाँ पर कही गई है। मध्य भाग में विशाल नदी द्रोणियां। अब देखिए, अगर थोड़ा सा इस छोटे मैप भारत के, अगर थोड़ा सा हम छोटे मैप को बनाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर
अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ठीक है, ये उत्तर वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये पूरा पर्वतीय है। बीच में आप देखेंगे तो बहुत सारी नदी द्रोणियों का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। नदी क्या होती है, नदी द्रोणी क्या होती है, नदी जलधारा क्या होती है, उस पर हम एक एक करके आएंगे। लेकिन अभी क्या है, बेसिक बात हो रही है कि ये मध्य वाला जो भाग है, आप पहले भी जानते होंगे, ये पूरा क्या है, मैदानी क्षेत्र है। इधर बहुत सारी जो नदियां हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं और इस मैदानी क्षेत्र में होकर प्रवाहित होती हैं। तो ये वाला पूरा जो बीच वाला मध्य वाला जो भाग आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, विशाल जो नदी द्रोणी है, यानी ग्रेट रिवर बेसिन इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसी में क्या है, एक ग्रेट प्लेन जो मैदान है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। गंगा जो नदी है उसके विभिन्न नदियों का पूरा जो ये बेसिन क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलता है। उत्तर पूरब में और दक्षिण भागों में देखेंगे तो वनाच्छादित क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि इधर 7 सिस्टर्स जो है, 7 जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्यों की बात हो रही है, कि अगर थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये बात हो रही है कि अगर आप पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में आते हैं, 2 रीजन यहाँ पर आपको देखना है। एक रीजन क्या है, दक्षिण वाला जो भाग है, अगर इसकी आप बात करें, ये दक्षिण वाला भाग है। इधर ये आप देखेंगे पूरा क्या है, ये पश्चिमी घाट है। इधर आप देखेंगे ये पूर्वी घाट है। और बीच में भी क्या है, ये पूरा क्या है, एक तरह से देखेंगे वन से आच्छादित क्षेत्र है। यानी क्या है, यहाँ पर मेजर तौर पे क्या है, फॉरेस्ट कवर्ड हिल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक यही स्थिति क्या है, पूर्वोत्तर की आपको देखने को मिलती है। जो पूर्वोत्तर का ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, जिसमें 7 सिस्टर्स की हम बात करते हैं, जो 7 राज्य हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझना है कि ये जो 7 स्टेट हैं, ये क्या है, पूरी तरह से फॉरेस्ट से कवर है। तो एक तरह से आप देखिए कि पूरा भारत का विभिन्न जो क्षेत्र है वो अलग अलग तरीके से दिख रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम का जो भाग है वो रेतीली जो मरुस्थली क्षेत्र है उस रूप में फैला हुआ है। जैसे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो राजस्थान वाला, ये देखिए राजस्थान का जो पूरा ये रीजन है, ये क्या है, पूरी तरह से आप देखेंगे तो ये डेजर्ट रीजन है। उसी को दिखा रहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे तो अलग अलग विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। अब कुछ और इंफॉर्मेशन है जिसकी हम चर्चा करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, हम किसकी बात करें तो हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करें। देखिए आपके सिलेबस में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मेंस के सेक्शन में टॉपिक जुड़ा है कि सीमा और सीमांत। अगर आप मेंस का सिलेबस देखने जाएंगे तो वहां पर आपको मार्जिन और बाउंड्री देखने को मिलेगा। अभी हम उसकी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मेंस का पार्ट है, लेकिन आपको हमने रिकॉल कर दिया कि आपको पता होना चाहिए कि जो सीमा है, जो सीमांत है, उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं और इसी कारण से आपके सिलेबस में ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। दूसरी बात देखिए, भारत एक विशाल विविधतापूर्ण वाला भौगोलिक इकाई है, निम्नलिखित प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। कहा जा रहा है कि नेचुरल स्तर पे अलग अलग इसकी बाउंड्रीज हैं। एक तो बाउंड्रीज होती है कि मैन मेड हो, दूसरी बाउंड्रीज हो सकती है कि ठीक है नेचर ने ही बाउंड्री बनाई है। तो भारत के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में ये कहा गया है कि भारत के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नेचुरल बाउंड्री मौजूद हैं। जैसे अगर आप देखेंगे नॉर्थ रीजन में अगर आप जाएंगे तो हाई एंड फॉर्मिडेबल जो हिमालय माउंटेन जो पर्वत है वो आपको देखने को मिलेगा। उत्तर में पूरा क्या है, जो हिमालय पर्वत है, ग्रेट जो हिमालय है, उससे भारत घिरा हुआ है। दूसरी तरफ देखिए नॉर्थ वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो हिंदकुश जो पर्वत है या जो सुलेमान पर्वत है उसकी मौजूदगी आपको देखने को मिलेगी पर्वतीय बाउंड्रीज के रूप में, यानी कि माउंटेनियस बाउंड्रीज के रूप में आपको देखने को मिलेगी। ऐसे अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे क्या है, हिल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पूर्वांचल रीजन पूरा आपको देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर वाले मेजर तौर पर हम बात करेंगे जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है। साउथ में आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हिंद महासागर है, जो इंडियन ओशियन है, वो आपको देखने को मिलेगा। अगर मैप पे आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। अगर मैप पे आप देखना चाहेंगे तो ये नीचे साउथ वाला है, ये पूरा जो रीजन है इसके नीचे क्या है, ये हिंद महासागर क्या है,
ये इंडियन ओशियन आपको देखने को मिलेगा, जिसे क्या हम बोलते हैं, हिंद महासागर हम कहते हैं। और इस हिंद महासागर की जो मौजूदगी है वो भारत के लिए अलग अलग संदर्भों में देखेंगे तो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये अलग बात है कि इधर बे ऑफ बंगाल आपको देखने को मिलेगा, जो बंगाल की खाड़ी है वो आपको देखने को मिलेगी। इधर अरेबियन सी या जो अरब सागर है वो देखने को मिलेगा। और ये पूरा जो क्षेत्र है ये इंडियन ओशियन के नाम से क्या होता है, ये जाना जाता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि साउथ में क्या है कि आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। दूसरी बात देखिए, इस भौगोलिक जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है जिसकी हम चर्चा करें ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में, तो ये क्या है, इंडियन सब कंटिनेंट एंड इंडिपेंडेंट डिस्टिंक्ट एंड सिग्निफिकेंट एंटिटी। क्या कहने का मतलब क्या है कि पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसको स्वतंत्र एक खास तरीके का विशिष्ट और महत्वपूर्ण जो इकाई है उस रूप में इसकी भौगोलिक विशेषताएं स्थापित करती हैं या संदर्भित करती हैं। इसका एक बड़ा जो हिस्सा है ये भारत पर जो आधिपत्य है वो रखता है। ये कहने का मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप में अगर हम बात करेंगे कि इंडियन जो सब कंटिनेंट है उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, तो उसमें सब कंटिनेंट जो कह सकते हैं इंडियन है, इसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे क्या है, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। आप कह सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि नेबरहुड कंट्रीज ऑफ इंडिया इज बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। तो ये मेजर क्षेत्र है इस पूरे सब कंटिनेंट का। उसी को यहाँ पर मैप में दिखा दिया गया है कि इधर देखिए भारत के अगर उत्तर पश्चिम में आएंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, ये पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर द्वीपीय जो क्षेत्र है वो मालदीव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक और आपको आइलैंड के रूप में श्रीलंका देश देखने को मिलेगा। उत्तर में या कह सकते उत्तर पूर्व में आएंगे तो यहीं पर नेपाल, भूटान आपको देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो म्यांमार देखने को मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि वैसे देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो इंडियन सब कंटिनेंट है उसमें ये सारे जो क्षेत्र हैं ये शामिल किए जाते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है भारत की, जो अक्षांशीय और देशांतरी अवस्थिति है, कि भारत की पोजीशनिंग पहले हमें फिक्स करना होगा कि भारत विश्व में आखिर कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसकी मौजूदगी दुनिया में कहाँ पर है। तो इसके लिए क्या है, जो तरीका अपनाया गया है कि ग्लोब के आधार पर जो अक्षांश और देशांतर है उनके मान के आधार पर इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो डिसाइड की गई है। अब देखिए इसे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये क्या है, ये नॉर्दर्न जो हेमीस्फीयर है उसमें भारत अवस्थित है। पहले एक बार हम इस टेक्स्ट को आपको एक बार विजुअल कर देते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग समझाएंगे। एंड इट्स मेनलैंड पार्ट इट्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये कहा जा रहा है कि इतने अक्षांश से यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशी इसका विस्तार है। ठीक वैसे ही देशांतरी विस्तार की बात कही गई है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। अब देखिए इसे समझने का मतलब मीनिंग आपको समझना होगा कि आखिर ये हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा इंडिया के मैप को अगर विजुअलाइज करें तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं जिसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहने का मीनिंग है इसका, ये भारत का नक्शा है, भारत की मौजूदगी है। अब इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कैसे डिसाइड होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है और ये क्या है, इसका देशांतरी विस्तार है। तो कितने लैटिट्यूड से ये कहां तक फैला हुआ है और इसका लैंगिट्यूड क्या है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। यही चीज यहां पर दिया गया है। ये जो कह रहा है कि ठीक है इसका जो विस्तार है
ये क्या है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, ये कितना है 6 मिनट। तो ये आपको देखना है कि यहाँ पर ये क्या है, ये 8 डिग्री 4 मिनट है और यहाँ पर जो कह रहा है कि 37 डिग्री 6 मिनट है। तो ये क्या हो गया, ये इसका जो विस्तार है वो दिखा रहा है। ये डिग्री में है, अंश जिसे हम बोलते हैं, और ये मिनट है। 1 डिग्री को मिनट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट को फिर कितने में, सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात जो यहाँ पर कही गई है कि इसका जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, तो ये कहा जा रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि 68 डिग्री 7 मिनट, ये क्या हो गया, ये 68 डिग्री 7 मिनट हो गया। और इसका जो देशांतरी विस्तार है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो हमें समझना होगा कि 97 डिग्री 25 मिनट की बात की जा रही है। तो ये क्या हो गया, ये इसका देशांतरी विस्तार हो गया। ये क्या है, ये इसका देशांतरी विस्तार हो गया। और ये भारत का क्या हो गया, ये अक्षांशी विस्तार हो गया। तो कई बार प्रश्न आपसे ये पूछ लेता है कि भारत का जो अक्षांशी विस्तार है वो कितने से कितने के बीच में है। दूसरा प्रश्न देखिए ये भी पूछ सकता है कि भारत का अक्षांशी विस्तार टोटल कितना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या होगा कि इसमें से इसको घटा देंगे तो जो अक्षांशी विस्तार है वो निकल आएगा। और ठीक ऐसे ही जब देशांतरी विस्तार आपको दिखाना होगा तो अधिक में से इधर 97 डिग्री 25 मिनट से अगर 68 डिग्री यहाँ पर 7 मिनट घटा देंगे तो ये क्या है, ये देशांतरी विस्तार निकल आएगा। ये देखिए पहले बेसिक जानकारी, यहाँ पर 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आखिर अक्षांशी देशांतरी जो विस्तार है आखिर होता क्या है। तो थोड़ा समय आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, अगर अर्थ की हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक तरह से जियोड है। ये क्या है, गोलाब, जिसको हम क्या बोलते हैं, जियोड। यानी ये क्या है कि पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, ये साउथ पोल है। दोनों जगह पर क्या है, पृथ्वी थोड़ी सी दबी हुई है, यहाँ पर चपटी हुई है और इसी कारण से इसका जो आकार है उसे एक खास नाम दिया गया, जियोड, या फिर कह सकते हैं गोलाब। अब इस पे आप देखे होंगे जो ग्लोब आप देखते हैं, ये क्या है, ग्लोब। ग्लोब पर 2-3 चीजें आपको समझनी होंगी कि ग्लोब क्या है, ये पृथ्वी का ही एक आइसोमर कह सकते, समरूप, मतलब उसी का एक छोटा रूप है। और इस ग्लोब पर कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ लाइंस आपको देखने को मिलती हैं जो क्या है, इस पर उत्तर से दक्षिण खींची हुई होती हैं, और कुछ जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो पूरब से पश्चिम खींची होती है। अब देखिए इसी तरह के ग्लोब पर क्या होता है, आपको लाइंस देखने को मिलती हैं। अब अगर बेसिक जानकारी नहीं है तो आपको होनी चाहिए। जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो क्षैतिज रेखाएं खींची हुई है, ये जो रेखाएं हैं, जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये क्या है, यही आपकी लैटिट्यूड लाइंस हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यही क्या है, यही अक्षांश रेखाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो यहाँ पर वर्टिकल रेखाएं खींची गई, ये देखिए, ये क्या है, ये यहाँ पर वर्टिकल लाइंस हैं। ये क्या है, ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं या लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। इसी की बात वहां पर हो रही है क्योंकि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर 2-3 जो लाइंस है उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कहा जा रहा है कि देखिए उत्तर में जो कहा जा रहा है कि 23 डिग्री 30 मिनट, इसे क्या बोला जाता है, ये जो लाइन है ये क्या होती है कि भारत को लगभग बराबर भागों में बांटती है। ये जो लाइन है इसे
23.5 डिग्री नॉर्थ क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड बोला जाता है। और इसे ही हिंदी में क्या बोला जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत को क्या करती है? लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए ये बेसिक जो कह सकते हैं जो कंसेप्ट हैं ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि जो पृथ्वी है या जो ग्लोब है, उस ग्लोब को अगर आप देखेंगे कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो लाइंस हैं, लाइंस डिवाइड्स 2 पार्ट्स इक्वली नोन एज इक्वेटर। ये क्या है? ऐसी लाइन जो क्या है कि ग्लोब को 2 बराबर 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसका ही नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो देखिए अलग अलग जगह अगर अलग अलग नाम आपको बता रहा है, दिया जा रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। ये क्या होती है कि अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी होती है। एक टॉपिक ही है अक्षांश और देशांतर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं ये क्या होती हैं? ये क्षैतिज खिंची होती हैं। यहाँ पर 2-3 जो अक्षांश रेखाएं हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे ये क्या हो गया? ये पोल हो गया 90 डिग्री, ये साउथ हो गया, ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ पोल है, ये बिंदु हो गया। यहां पर देखिए ये जो 23.5 डिग्री साउथ जो अक्षांश रेखा है और ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश रेखा है, ये क्या है? ये 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है और ये क्या है? 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा है। अब यहां पर क्या देखना है कि ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है ये क्या कहलाती है? इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और ठीक इसी तरह जो 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा है ये क्या है? ये मकर रेखा है। ये कैंकर लाइन है। ये क्या है? ये कैंकर लाइन है। और ये क्या है? ये कैप्रिकॉर्न लाइन है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम मकर रेखा कहते हैं। और इसी रेखा की बात की जा रही है कि जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो बहुत हद तक आपको क्लियर हुआ होगा। अलग से इस पे चैप्टर की हम बात कर सकते हैं कि अक्षांश देशांतर से जुड़े बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होते हैं। यहाँ तक कि लोगों को ये नहीं पता है कि अक्षांश और अक्षांश रेखा में मेजर डिफरेंस होता क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस में डिफरेंस ही लोगों को पता नहीं है और इस कारण से बहुत सारे उनके मिसकंसेप्ट बन चुके हैं। तो उस पर अलग से हम टॉपिक लेंगे। कुछ और बातें हैं जैसे भारत में मुख्य भूमि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। ये क्या कहना चाह रहा है? अगर थोड़ा सा मैप पे अगर आप देखना चाहें तो देखिए ये भारत है, ये इंडियन ओशियन है। इधर ये वाला जो पूरा क्षेत्र क्या है? ये आपको अरब सागर वाला क्षेत्र है। और इधर अगर आप आएंगे तो ये बे ऑफ बंगाल है। तो इधर बहुत सारे जो आइलैंड हैं वो भारत के आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आप देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप जो क्षेत्र है वो पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसी की चर्चा यहाँ पर दी गई है कि जो मेजर तौर पे क्या है, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, ये कहा जा रहा है कि भारत के एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरे तरफ अरब सागर है। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो अरब सागर क्षेत्र है वहां पर लक्षद्वीप जो समूह है वो भारत का ही द्वीपीय क्षेत्र है जो इसमें शामिल है। यहाँ पर देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मुख्य जो भूमि है उसके दक्षिण पूर्व में स्थित है और लक्षद्वीप क्या है? ये दक्षिण पश्चिम में। ये तो थोड़ा सा आपको इतना पता होना चाहिए कि डायरेक्शन का जो नॉलेज है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये भारत है, भारत के ये क्या है? अगर आप देखेंगे तो दक्षिण पूरब है और ये क्या है? ये दक्षिण
पश्चिम है। तो यही यहाँ पर चीजें आपको बताई गई हैं, ये आपको यहाँ पर समझाया गया है, जिसकी चर्चा हमने कर ली। अब थोड़ा सा हम भारत के आकार की बात कर लेते हैं। जो साइज ऑफ जो इंडिया की बात की जा रही है कि जो भारत का कुल भूभाग है, भारत का जो कुल कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल है, वो कितना है, उसका डेटा दिया गया है कि ठीक है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया की बात की जा रही है कि कुल जो क्षेत्र है, जैसे अगर भारत के नक्शे की बात की जा रही है, और क्षेत्रफल जो है वो कुल भौगोलिक जो दुनिया का क्षेत्रफल है उसका कितना है, केवल 2.4% है। आप देख सकते हैं कि कुल दुनिया का जो क्षेत्रफल है उसका भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो यहाँ पर बताया गया है। और दूसरी बात कही जा रही है कि जो भारत है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया। ये कहा जा रहा है कि भारत दुनिया के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, विभिन्न जो देश हैं, उन देशों का जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के क्रम के आधार पर अगर हम देखेंगे तो भारत का जो पोजीशन है वो कौन से पोजीशन पे आता है, तो वो 7th पोजीशन आता है। इंडिया मैक्सिमम लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज 3214 किलोमीटर एंड मैक्सिमम विड्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 2933 किलोमीटर। ये कहा जा रहा है कि अगर भारत का जो नक्शा हमने आपको दिखाया, ये जो भारत है, अगर इसकी हम बात करते हैं, तो अगर इसकी हम चर्चा करते हैं तो ये जो विस्तार है इसकी चर्चा की जा रही है कि अगर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जाएं तो टोटल जो इसका विस्तार है वो कितने किलोमीटर में है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, भारत की उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम जो बलित पर्वत हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फोल्डेड जो माउंटेन है, आप देखिए यहाँ पर यंग जो फोल्ड माउंटेन है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो माउंटेन है वो कई प्रकार के होते हैं। पर्वत फोल्डेड होता है, नवीन कह सकते हैं कि यंग फोल्डेड माउंटेन होता है, कुछ वोल्केनियन माउंटेन्स होते हैं। अलग अलग विशेषताओं से उत्पन्न हुए जो पर्वत है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो फोल्ड माउंटेन है ये क्या है, बलित। बलित कहने का मतलब क्या है कि दो तरीके से बलित पर्वत की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए कि कोई एक यहाँ पर मान लीजिए कि मास है, अगर इस पर फोर्स लगा, मान लीजिए कि दोनों तरफ से फोर्स लगा, तो एक इसकी प्रत्यास्था होगी, एक लिमिट होगी इस कह सकते हैं कि पदार्थ की। अगर उस लिमिट से अधिक अगर इस पे फोर्स लगा दिया गया तो क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे अपने मूल संरचना में बदलाव करेगा और यहीं पर क्या होता है कि फोल्ड बनना शुरू होता है। ये फोल्ड है, इसे ही क्या बोलते हैं, हम फोल्ड बोलते हैं। तो इसी प्रक्रिया से जो पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन, बलित पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बलित पर्वत कहते हैं। उसी की बात की जा रही है। और इसके दक्षिण भूभाग उत्तर में देखें तो अपेक्षाकृत जो विड्थ है वो क्या है, वो अपेक्षाकृत अधिक है। दूसरी बात देखिए कि उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर ये धीरे धीरे नैरो होते गया। ये क्या होते गया है, ये सकरा होते गया है। और पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की जो खाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है। भारत का जो अक्षांश और देशांतर है, इसका जो विस्तार है वो लगभग कितना है, वो आप देख सकते हैं। वो जो पहले ही हमने बताया कि अक्षांशी जो विस्तार है, देशांतरी जो विस्तार है, वो आप देख सकते हैं। दूसरी बात देखिए, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ये कहा जा रहा है कि जो भारत का है, एक जो कह सकते हैं कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की बात करें कि इधर क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर अगर आप देखेंगे तो ये गुजरात है। जैसे अगर भारत के मैप की हम चर्चा करें तो ऐसे आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो इधर क्या है, ये आसाम वाला जो पोर्शन है, इससे और गुजरात के बीच में जो टाइम लैग है वो कितना है, 2 घंटे का लगभग आपको देखने को मिलेगा। समय का जो अंतराल है वो 2 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। जैसे आपको बताया नहीं जाता कि हम भारत में हैं, अमेरिका में हैं, तो दोनों जगह क्या है, समय में एक डिफरेंस है। जो किससे डिसाइड होता है, तो मानक समय रेखा, वो बाद की बात है। ठीक वैसे क्या है कि भारत में अगर देखेंगे कि पूर्वी जो हिस्सा है और जो पश्चिमी हिस्सा है, दोनों में जो समय का लैगिंग है वो कितना है,
वो 2 घंटे का लगभग आपको देखने को मिलेगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक जो यमोत्तर रेखा है वो माना गया है। और ये क्या है, ये मिर्जापुर से पास होती है। इलाहाबाद में अगर आप देखेंगे तो ये जो 82.5 डिग्री रेखा है, देशांतरी रेखा जो है, इसे क्या बोला जाता है, यहाँ पर कह सकते हैं यमोत्तर रेखा है। ये मिर्जापुर से क्या होती है, पास होती है। अक्षांश का जो प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांशी जो अवस्थिति है और जो भौगोलिक मूवमेंट है उससे क्या होता है कि समय का निर्धारण होता है। दिन और दिन की अवधि, समय, प्रकाश, बहुत सारी जो चीजें हैं उनका निर्धारण हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैप दे दिया गया है, आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर गुजरात से अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, आपको 2 घंटे का समय अंतराल देखने को मिलेगा। जो विस्तार है कि भारत का पश्चिमी हिस्सा और जो पूर्वी हिस्सा है इसके बीच की जो दूरी है 2933 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। जो टेक्स्ट में आपने देखा वो मैप पर दिया गया है। इधर अगर आप देखेंगे भारत का जो उत्तरी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इंदिरा कॉल बोल रहे हैं, ये कहाँ पर मौजूद है, ये लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। और इधर मुख्य भूमि जो है वो कन्याकुमारी में कैप जो कैमरीन है वो आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये इसका क्या है, ये कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार आपको यहाँ पर देखना है। तो ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। इधर आप देखेंगे तो ये पूरा अरब सागर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत के कई सारे जो आइलैंड वाले क्षेत्र वो आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बंगाल वाला जो खाड़ी है, इधर आप देखेंगे तो भारत के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं जैसे अंडमान निकोबार द्वीप जो आइलैंड है वो आपको देखने को मिल जाता है। भारत के जो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर इधर उत्तर पश्चिम में आएंगे तो पाकिस्तान आपको देखने को मिल रहा है, दक्षिण पूरब में आएंगे तो श्रीलंका आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान। इधर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है, इधर चीन का स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत आपको देखने को मिलेगा और इधर चीन। तो ये मेजर जो मैप है वो हमने देख लिया। अब देखिए भारत के कुछ प्रमुख जो भौगोलिक बिंदु हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आप देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट जो दिया गया है, इधर आपको मैप पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर ग्रेट जो निकोबार है वहीं पर इंदिरा पॉइंट को, यहाँ पर अगर आप आएंगे अंडमान निकोबार आइलैंड, तो इसमें कई सारे आइलैंड हैं। उसमें क्या है, आपको कहाँ पर जाना है तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर जाएंगे तो यहीं पर आपको क्या है इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा। उसी की चर्चा हो रही है कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको पता होना चाहिए। और 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश पर यह अवस्थित है। पहले इसका नाम कुछ और था, पिग्मेलियन पॉइंट था, बाद में बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। ठीक ऐसे ही देखेंगे भूमध्य रेखा से 750 किलोमीटर ये दूर है, इसके बारे में विशेषताएं दी गई हैं। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में एक महत्वपूर्ण जो चैनल है, ग्रेट चैनल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं। चैनल क्या होता है अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है कि एक तरह से सकरा जली जो क्षेत्र है वही क्या कहलाता है, वो चैनल कहलाता है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण जो बिंदु है, जो इंदिरा बिंदु है, वो कहा जाता है। 2004 में क्या हो गया था, जब सुनामी का प्रभाव था उस कारण से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल जो है वो देखने को मिलता है। तो ये फैक्चुअल है कि दो जैसे आइलैंड हैं उनके बीच में जो जली क्षेत्र है ये क्या है, ये चैनल कहलाता है। ये क्या है, कह सकते हैं कि जो सकरा जली क्षेत्र है, जैसे स्टेट होता है ना, जल संधि होती है, जल डमरू मध्य होता है। क्या होता है कि दो बड़े जो कह सकते हैं जली क्षेत्र हैं उन्हें जोड़ने का काम करता है स्टेट, दो बड़े जो स्थली खंड हैं उन्हें अलग करने का काम करता है। ठीक वही बात यहाँ पर की गई है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो सकरा जली क्षेत्र है जो दोनों को अलग करता है उसे क्या हम बोलते हैं, उसे 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। क्या है ये, 9 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 8 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग जो दोनों तरफ अरब सागर में जो भारत के महत्वपूर्ण आइलैंड हैं उनके
जो अलग अलग कह सकते हैं कि छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके बीच में जो जलीय क्षेत्र है या जो अलग करने वाली रेखा है उसकी बात की जा रही है। भारत की मुख्य भूमि से दूर जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें स्थित जो दक्षिणतम बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट या जो पिग्मेलियन पॉइंट है वो कहा जाता है। इसी का नाम पहले पिग्मेलियन पॉइंट था, अब वो इंदिरा पॉइंट कर दिया गया है। सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो मैप पे आपने देखा ही था, ये देख सकते हैं इंदिरा कोल है। और इधर अगर आप देखेंगे तो पहले हमने बताया कि पहले नाम कुछ और था, पिग्मेलियन पॉइंट था, अब नाम बदल गया है। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। कुछ और फैक्ट्स हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं। मेजर ज्योग्राफिकल पॉइंट्स ऑफ इंडिया, जो मेजर पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़ा उसी को यहाँ पर दे दिया गया कि ठीक है, भारत का सबसे साउदर्न जो मोस्ट पोजीशन है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में इसकी अवस्थिति है। उत्तर में क्या, लद्दाख में इंदिरा कॉल है। पूर्वी जो बिंदु है वो किबुथु है। ये कौन से स्टेट में आता है, तो सबसे पूर्वोत्तर वाला जो स्टेट अरुणाचल प्रदेश है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये सारी बातें यहाँ पर आपको लोकेट की गई हैं। दूसरी बात देखिए कि यहाँ पर जो सबसे पश्चिम वाला जो बिंदु है, अगर आप देखेंगे तो जो गुजरात जो कच्छ वाला पार्ट है वो वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वहां पर गहिर जो कह सकते हैं मोती है वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही कैप जो कोमरिन है ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो बिंदु है। ये मुख्य देखिए, ये आपको ध्यान देना है कि मेन जो लैंड है उसकी बात हो रही है, ऐसा नहीं जैसे किसी द्वीपीय क्षेत्र की हम बात कर रहे थे कि पिग्मेलियन पॉइंट है। ये मुख्य भूमि है जो कन्याकुमारी का है, 8 डिग्री 4 मिनट कह सकते हैं नॉर्थ जो लैटिट्यूड है तमिलनाडु में, ये आपको मौजूद देखने को मिलेगा। तो भारत के जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो लास्ट पोजीशन है उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे कर्क रेखा की बात हो रही है कि जो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो टॉपिक ऑफ जो कैंकर लाइन है ये पासेस थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया। ये बात आपको ध्यान देना है कि जो मुख्य राज्य हैं उनसे क्या होती है कि जो मेजर तौर पे जो अक्षांश रेखा है वो गुजरती है। और कौन कौन से स्टेट है आपको यहाँ पर दिया गया, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो ये मेजर स्टेट हैं 8, और इनसे क्या होती है कि जो कर्क रेखा है वो इनसे होकर पास होती है। पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं जो क्या कहलाते हैं, 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इन्हें क्या है 7 सिस्टर्स के नाम से भी क्या किया जाता है, इन्हें पुकारा जाता है। जिसमें कौन कौन से हैं ये आपके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। और इन्हें ही मैप पे दिखाया गया। ये पूरा क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है। तो और यहाँ पर 7 स्टेट्स हैं और इन्हें ही 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पर आपको दे दिया गया है। ठीक है, इसे आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कई तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो ये प्रश्न बनता है कि ठीक है 7 सिस्टर्स या पूर्वोत्तर के कौन कौन से राज्य हैं, इन राज्यों की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं, ये जो सीमाएं हैं ये किन देशों से लगती हैं, ये भी पूछा जाता है। किन देशों पे स्पर्श करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया। अब देखिए भारत के वे राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, जो पहले हमने पढ़ा उसको मैप पे यहाँ पर दे दिया गया कि ठीक है, आप पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब आप देख सकते हैं कि गुजरात एक हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इधर त्रिपुरा हो गया, इधर क्या हो गया, मिजोरम हो गया। कई बार क्या है कि इनके क्रम पर, इनके सीक्वेंस पर प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है कि भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनके पूरब से पश्चिम या तो ईस्ट से वेस्ट का जो क्रम है वो पूछ देगा, या फिर वेस्ट से ईस्ट का जो क्रम है वो भी आपसे पूछ देता है।
अब देखिए भारत और विश्व की जो बेसिक जानकारी है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कंपाइलेशन में। द इंडियन लैंडमास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज ए southward extension of the Asian continent. The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location of India। ये भारत की जो मौजूदगी है उसे एक रणनीतिक ओहदा देती है। कैसे देती है? तो भारतीय जो भूखंड है ये एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के बीच में अवस्थित है, मध्य में ये अवस्थित देखने को मिलती है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय जो देश हैं, जो पूर्वी एशियाई देश हैं, उनसे कनेक्ट करता है और भारत को एक जो सेंट्रल पोजीशन है उसकी मौजूदगी प्रदान करता है। और इसी कारण से भारत का अपना जो एक स्ट्रेटेजिक जो सेंट्रल लोकेशन है वो प्राप्त होता है। और दुनिया भर में अगर जियो पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बड़ा ही अहम और खास हो जाता है। तो भारत की जो मौजूदगी है वो इसे विशेष बनाती है। दक्षिण का जो पठार है हिंद महासागर में शीर्ष स्तंभ फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम ये संबंधित है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय जो सीमा है वो भारत जैसी नहीं है। जैसे जो ये बात कह रहा है कि आप देखेंगे कि तीन तरफ से क्या है, एक तरफ से हिंद महासागर से भारत घिरा हुआ, ऐसी जलीय संसाधन प्राप्त करने वाला और एशिया में कोई देश नहीं है जैसा कि भारत की मौजूदगी है। और भारत को इसकी जो महत्वपूर्ण लोकेशन है इसका हमेशा कह सकते हैं एज मिलता है। और इस कारण से देखें तो भारत की जो महत्वपूर्ण अवस्थिति है इसी के कारण जो हिंद महासागर है इसका जो नाम है इसी के नाम पर रखा गया, क्योंकि इसी के समीप ये पूरा जो जलीय क्षेत्र है ये मौजूद आपको देखने को मिलता है। ये पूरा जो क्षेत्र है इसकी चर्चा हो रही है, ये पूरा हिंद महासागर जो है ये भारत को तीन तरफ से घेरे हुए है। और इस कारण से अगर आप देखेंगे तो इधर का जो साउथ ईस्ट एशिया ये पूरा देखिए, साउथ ईस्ट जो एशिया है ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसे क्या करता है, ये भारत का ये जो क्षेत्र है ये इधर अगर आप देखेंगे तो यूरोप और अफ्रीका तक जो पहुंच है उसका मार्ग प्रदान करता है। और इसी कारण से एक स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो भारत की है। तो भारत का जो पोजीशनिंग है भारत में, तो अगर आप देखेंगे तो ये एक रणनीतिक लोकेशन भारत को प्रदान करता है। इंडियन ओशियन या भारत की जो मौजूदगी है ये खास हो जाती है। तो ये इसके लोकेशन के बारे में हमने देखा। यहाँ पर अलग अलग जो कंटिनेंट है जिसमें अगर आप देखेंगे तो इधर से ये क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिकन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, ये अफ्रीका कंटिनेंट है, ये यूरोप है, ये एशिया है। इधर आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा। तो एशिया का ही क्या है, ये पार्ट है एशिया महाद्वीप के साउदर्न पोर्शन में। और अगर आप देखेंगे तो पूर्वी पश्चिमी हिस्सा के सेंट्रल पोजीशन में है, मध्य में क्या है इसकी अवस्थिति, इसी की हमने चर्चा की थी। इसके अलावा भारत का जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से पहले हमने बताया कि दुनिया भर में क्या है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। सबसे पहले जो पोजीशन पर अगर आप देखेंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस का पहला स्थान आता है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जिसे क्या बोला जाता है, यूएसए बोला जाता है, चौथे पे चाइना है, पांचवें पे ब्राजील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें पर अपना भारत इंडिया आता है। तो भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले कितने नेशन हो गए, तो वो टोटल 6 हो गए। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत विश्व में एक तरह से देखें चाइना पहले था, लेकिन अब भारत की जनसंख्या बढ़ने के कारण अब क्या हो गया है कि भारत चीन को पछाड़ता जा रहा है। तो ये दिया गया है। अगर आप देखेंगे प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर की बात की गई है कि टोटल अगर यहाँ पर देखेंगे अलग अलग जो देश हैं उनका एक
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया है कि ठीक है, यहाँ पर क्या है, अलग अलग ये जो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चीन है, यूएसए है, कनाडा है, रूस है, तो प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से ये जो इनका क्षेत्रफल है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ऐसे आपका मैप दिया गया है, इसे आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, बाकी देशों से तुलनात्मक रूप से कितना कम है। भारत का जो कह सकते हैं कि जो कोस्ट लाइन है और जो लैंड बॉर्डर है उसकी अगर हम चर्चा करें, कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि किनारे वाला जो जलीय क्षेत्र है उससे लगा हुआ, अगर आप थोड़ा सा अगर मैप देखेंगे तो ऐसे ये क्या है, जो जलीय क्षेत्र से सटा हुआ पूरा जो क्षेत्र है, ये वाले जो क्षेत्र है इन्हें क्या बोलते हैं, ये कोस्ट लाइन है। ये क्या है, ये तटीय क्षेत्र है, इसी की चर्चा हो रही है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये एनसीईआरटी में सोर्स दिया गया है। कुछ अन्य जो सोर्स हैं उनके हिसाब से डेटा थोड़ा सा डिफर करता है। भारत की जो समुद्री तटरेखा है वो क्या हो रही है, वो पहले से बढ़ गई है। वो डेटा दिया गया है जो 1970 में 7,516 किलोमीटर थी, अब 2023 में ये डेटा बढ़ गया है, 2023-24 में 11,098 किलोमीटर हो गया। तो ये जो डेटा एक तरह से वेरी किया है, ये आपको पता होना चाहिए। जो रिफॉर्म्स संशोधित जो कोस्ट लाइन है उसकी जो लंबाई है 11,098.81 किलोमीटर है। आमतौर पे 0.81 को इसमें काउंट नहीं करते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन एक्यूरेट जो डेटा है वो अगर देखेंगे तो यही दिया गया है। दूसरी बात देखिए, हाँ ठीक है, ये दे दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है, वो आप देख सकते हैं। सबसे अधिक कोस्ट लाइन भारत के अलग अलग जो राज्य हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, उसमें गुजरात का स्थान पहला है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे आंध्रा है, चौथे पे गुजरात है, पांचवें पर तमिलनाडु है और छठे पर आंध्र प्रदेश है। यानी टोटल जो कोस्ट लाइन है वो कितना है उसकी चर्चा यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा देखिए अलग अलग जो लाइंस हैं बाकी उनके बारे में यहाँ पर डेटा दे दिया गया है। अब देखिए गोवा के बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, लक्षद्वीप का, इन सब का जो डेटा है वो यहाँ पर आपको दे दिया गया। इसको आप देख सकते हैं। भारत के कुल जो तटरेखा है, टोटल जो कोस्ट लाइन है ये क्या है, ये आपको दे दी गई है, इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दमन द्वीप के बारे में दिया गया है कि उसकी टोटल इसमें पार्टिसिपेशन कितना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। भारतीय जो मुख्य भूमि है, इस भूमि के तटरेखा को उनके स्थान और सक्रिय जो भी भू आकृति विज्ञान है, इसकी अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो भू आकृति जो विज्ञान है उसकी जो जियोग्राफिकल या जियोमॉर्फोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसके हिसाब से देखेंगे तो टोटल जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी जो तटरेखाएं हैं उनके स्थान और सक्रिय जो भू आकृति विज्ञान है उसके हिसाब से दो भागों में इसे डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन? ईस्टर्न कोस्ट लाइन प्लेन ऑफ इंडिया और दूसरा वेस्टर्न कोस्ट लाइन प्लेन ऑफ इंडिया। यानी द कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया आर केरला, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो भारत की जो तटीय राज्य हैं, जो बड़े क्षेत्र हैं, उसमें केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आपको देखने को मिलता है। दमन द्वीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, तटीय जो केंद्र है, ये केंद्र शासित है, ये यूटीज हैं, इनके क्षेत्र भी यहाँ पर दिए गए हैं। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, संबंध जो उससे संबंधित, जो उससे कह सकते हैं एसोसिएटेड जो स्टेट्स हैं, जो यूटीज हैं, उनके बारे में दिया गया है। ए टोटल ऑफ 9 कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ इंडिया। भारत से क्या है, कुल जो 9 देश हैं वो अपनी जो सीमा है वो क्या करते हैं, वो साझा करते हैं। कुल 9 जो देश हैं वो भारत से सीमा साझा करते हैं। आउट ऑफ दिस 7 कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर वाइल 2 कंट्रीज शेयर मैरीटाइम बॉर्डर। इस 9 देशों में अगर आप देखेंगे तो जो 7 देश हैं इनकी जो स्थलीय सीमा है, जो स्थलीय सीमा है वो भारत से लगती है, और जो 2 देश हैं उनकी जो जलीय सीमा है, जो समुद्री सीमा है, वो भारत से टच होती है। भारत के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करने वाले जो भी देश हैं वो किस प्रकार से हैं उनको आप देख सकते हैं। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अगर आप देखेंगे उत्तर पश्चिम में
तो कौन कौन से देश आपको देखने को मिलेंगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वहीं उत्तर में अगर आप देखेंगे तो चीन, नेपाल, भूटान देखने को मिलेगा। पूरब में अगर आएंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, त्रिपुरा इज द सराउंडेड बाय द बांग्लादेश ऑन 3 साइड। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपसे पूछ ले कि भारत का कौन सा राज्य है जो क्या है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये एक आपको यहीं पर PYQ मिल जाता है। वो कौन सा राज्य है? वो त्रिपुरा है। ये आपसे पूछ सकता है। और श्रीलंका फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड मालदीव फ्रॉम द साउथ वेस्ट आर 2 कंट्रीज विद सी बॉर्डर। यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रीलंका दक्षिण पूर्व से और मालदीव जो है दक्षिण पश्चिम से समुद्री सीमा वाले देश हैं। ये आप इनके लोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से देश हैं, उनकी कौन सी बाउंड्री भारत से लगती है मेनलैंड से, कौन से मैरीटाइम लैंड। तो ये दोनों बातें दी गई हैं। डेटा दिए गए हैं पड़ोसी जो देश हैं और उन देशों से भारत के कौन से जो राज्य हैं उनकी सीमाएं टच करती हैं। अगर आप देखेंगे बांग्लादेश से भारत के 5 जो राज्य हैं उनके बाउंड्रीज टच होते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको पता होना चाहिए। चीन से 4 हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। उसके अलावा एक केंद्र शासित जो प्रदेश लद्दाख बना है वो भी टच करता है। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पाकिस्तान से 3 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 यूटीज हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल से 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे म्यांमार से 4 राज्य हैं, राज्यों के नाम दिए गए हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान से 4 राज्य हैं, अफगानिस्तान से केवल लद्दाख, POK वाला जो क्षेत्र है ये टच करता है। इनकी जो भी सीमाएं हैं वो दी गई हैं कि कितनी दूरी पर है, और बाकी जो डेटा है वो भी दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही श्रीलंका से, मालदीव से कौन कौन से भारत के राज्य साझा करते हैं सीमा। कुछ और इम्पोर्टेंस जो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है, इंडियाज लार्जेस्ट बॉर्डर इज विथ बांग्लादेश। भारत के साथ क्या है, सबसे लंबी सीमा साझा होती है, जबकि सबसे जो छोटी सीमा है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर इज विथ अफगानिस्तान से है। यानी कि अफगानिस्तान से सबसे छोटी सीमा भारत साझा करता है। चीन भारत सीमा को आमतौर पर 3 क्षेत्रों में विभाजित एक तरह से कर सकते हैं कि चीन और भारत की जो बाउंड्री है, पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है और उससे भारत की सीमाएं साझा होती हैं। तो 3 रूपों में बांट देते हैं, एक पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, एक मध्य वाला क्षेत्र है और एक पूरब वाला जो क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में जो लाइन ऑफ कैंकर है, भारतीय मानक समय का प्रतिच्छेदन बिंदु है, क्रॉसिंग पॉइंट है, और वहां पर सूरजपुर से ये क्रॉस करती है। भारतीय मानक समय की जो गणना है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से की जाती है। ठीक है, तो ये डेटा हमने देख लिया। अब देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित जो प्रदेश है दिल्ली है, जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा। ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कौन सा है, ये डेटा आपको ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा कि आपको फैक्ट्स पता हो चलेंगे। अगर फैक्ट्स कहीं पूछता है तो वो आप बता सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। पॉपुलेशन जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है, और सबसे छोटा जो राज्य है वो क्या है, वो सिक्किम है। तो ये पता होना चाहिए। राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित यूटीज स्टेट है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, दूसरा अगर आप देखेंगे तमिलनाडु, और तीसरा क्या है, केरल है। मूल जो पुदुचेरी है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। भारत की स्थलीय जो सीमा है, उत्तर में चीन, नेपाल, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, और उत्तर पूरब में भूटान से क्या होती है, ये लगती है, ये टच करती है। ये आपको पता होना चाहिए।
India borders with Pakistan in the west and Bangladesh in the east are artificial or man-made. ये कहा जा रहा है कि पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमाएं हैं वो नेचुरल नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं कृत्रिम या फिर मानव निर्मित है, कि मैन यानी कि मानव ने वो एक बाउंड्री जो लाइन है वो असाइन की है। जबकि 5 अन्य देश अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा है, बाउंड्री जो है वो क्या है, ये पूरी तरह से क्या है, नेचुरल है। ये 5 कंट्रीज हैं जिनके साथ क्या है कि एक तरह से नेचुरल एक बाउंड्रीज जो है वो असाइंड है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं उनको निर्धारित करती हैं। भारत में जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया मीट्स एट द नीलगिरी हिल्स। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, बड़ा ही क्या है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो रीजन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, तो यही कह रहा है कि जो नीलगिरी हिल्स है वहीं पर ये दोनों आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये कई बार प्रश्न आपसे पूछा है। भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, अध्यारोपित जो सुपर इम्पोज्ड कहा जाता है, उसका एक उदाहरण माना जाता है। तो कई बार पूछ भी लेता है, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। जो हमने बताया नहीं कि सीमा और जो सीमांत मार्जिन जो होता है और जो बाउंड्रीज होती हैं उनके कई सारे टाइप्स होते हैं। तो इसमें अगर बाउंड्रीज के टाइप्स की बात करेंगे तो सुपर इम्पोज जो बाउंड्री है ये उदाहरण है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया और जो पाक है उनके बीच की जो बाउंड्री है, अध्यारोपित जो भी सीमा है, ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा क्या की जाती है, एक तरह से थोप दी जाती है, उसके द्वारा असाइन कर दी जाती है। वर्ष 1947 में अगर देखेंगे तो ये इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर द बॉर्डर इम्पोज्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन। ये क्या है, ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा, जब भारत आजाद नहीं था उस समय ये असाइन कर दी गई थी। दिस लाइन इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन। ये कहा जाता है इसे क्या, रेड क्लिफ रेखा। ये क्या है, ब्रिटेन के द्वारा निर्धारित की गई है। किसके बीच में, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम जो देश है वो श्रीलंका है, जो एक पाक जल डमरूमध्य, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये श्रीलंका है, तो यहाँ पर क्या है, ये पाक जो स्टेट है उससे क्या होता है, ये अलग होता है। स्टेट क्या होता है, पहले हमने बताया कि स्टेट एक ऐसा सकरा जली क्षेत्र होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे दो जो स्थलीय खंड है, इधर भारत है, इधर श्रीलंका है, इनके बीच में क्या है, अलग करने वाला है। और इधर आप देखेंगे जलीय क्षेत्र, इधर जलीय क्षेत्र, इन दोनों को जोड़ने वाला जो नैरो वाटर बॉडीज है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट चैनल, इस तरह का नाम देते हैं। तो वो यहाँ पर दिया गया है। इसी की चर्चा हो रही है कि ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको पाक स्टेट देखने को मिलता है, पाक जल डमरूमध्य, जो कि भारत की जो मुख्य भूमि है उससे श्रीलंका को अलग करता है। बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। ये भी यहाँ पर इसके बारे में डेटा दे दी गया, इसकी चौड़ाई, नामकरण किसने किया, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तर जो पूर्वी पर्वत श्रेणियां हैं उसमें अगर आप देखेंगे, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न जो माउंटेन रेंज है उसमें अरकान योमा है, नागा पटकई, ये महत्वपूर्ण यहाँ की कुछ कह सकते हैं कि स्थलीय सीमा बनाती हैं, लैंड जो बाउंड्रीज है उसका निर्माण करती हैं। सिक्किम स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। सिमिलरली, ठीक वैसे ही जैसे बॉर्डर ऑफ द वेस्ट बंगाल, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश एंड लद्दाख, अफगानिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान मीट विथ 3 कंट्रीज, ये बात कही गई है। और त्रिपुरा और जो त्रिपुरा राज्य है उत्तर पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से पहले हमने बताया कि घिरा हुआ है। अब देखिए, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से बीचों बीच से होकर गुजरती है। इससे भारत के 2 हिस्से हो जाते हैं,
दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा के उत्तर का क्षेत्रफल इसके दक्षिण में स्थित जो क्षेत्रफल है उसका लगभग कह सकते हैं कि डबल है। भारत और श्रीलंका के मध्य सीमा बनाने वाली जो भी स्थान है उनका उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है वो आपसे पूछ सकता है, वो आपको यहाँ पर देखना है। पाक बे आपको देखने को मिलेगा, पंबन जो आइलैंड है रामेश्वरम वाला वो देखने को मिलेगा, जो एडम ब्रिज है और जो गल्फ ऑफ जो मन्नार है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये आपको याद रखने हैं। भारत के राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसमें उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है which shares its border with the maximum number of state. उत्तर प्रदेश share its border with total 8 state and 1 UTs. यानी भारत एक ऐसा देश है जिसमें एक उत्तर प्रदेश जो यूपी है वो एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों से क्या करता है, 8 राज्यों से अपनी जो सीमा है वो साझा करता है और एक यूटीज यूनियन टेरिटरी से भी अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की लगती है। तो ये कई बार पूछा जा सकता है कि यूपी जो है उसकी कितने राज्यों से सीमा साझा होती है और सबसे लंबी जो सीमा साझा है वो यूपी की वो किससे होती है, तो वो मध्य प्रदेश से होती है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उससे लगे राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और यूनियन जो टेरिटरीज है वो दिल्ली है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि एक जो यूटीज है उससे भी क्या होती है, ये अपनी सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखेंगे तो भारत के 5 सबसे बड़े जो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात हैं। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल जो कैपिटल है, जो एनसीआर वाला क्षेत्र है, इसमें भारत की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको शामिल किया गया है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के द्वारा इसे परिभाषित किया गया और ये इसका जो मोटो है कि दिल्ली के चारों ओर जो भी एक तरह से अव्यवस्थित जो विस्तार है उसे व्यवस्थित किया जाए, सुनियोजित तरीके से डेवलप किया जाए। और कुल मिलाकर एनसीआर में क्या है, मेजर तौर पे देखेंगे तो 4 राज्यों के क्षेत्र शामिल हैं। जो दिल्ली रीजन है, हरियाणा है, हरियाणा के 14 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उत्तर प्रदेश के 8 जो जिले हैं, राजस्थान के 2 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर डेटा और भी कुछ है। भारत की जो महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं, जो मेजर चैनल्स हैं उसे आप देख सकते हैं। रेड क्लिप है, पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है ये इसके द्वारा खींची गई है, तो ये ब्रिटेन के द्वारा खींची गई है। कब खींची गई वो भी दिया गया है 1947 में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैकमोहन जो रेखा है ये किसके बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा निर्धारण वाली रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कही जाती है और इसके बारे में बेसिक जानकारी दी गई है कि ये कब डिफाइन की गई, 1914 में, बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नेम्ड आफ्टर द हेनरी मैकमोहन, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। रिकॉग्नाइज्ड इन द शिमला कन्वेंशन, ये किस कन्वेंशन के दौरान ये सीमा निर्धारण हुआ था, जब चीन के साथ डिस्प्यूट बढ़ने लगा था, तो फिर उस समय जो मैकमोहन लाइन है वो खींची गई है। ये अलग बात है कि आज भी चीन इसे सही तरीके से नहीं मानता है और सीमा निर्धारण को लेकर भारत और अगर आप देखेंगे कि जो चीन है उसके बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वो लगातार इस समय बने हुए हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है भारत और चीन के बीच में विवाद के तौर पे देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत जो क्षेत्र है और चीन अधिकृत जो क्षेत्र है, अक्साई चीन को अलग करती है। ये रेखा लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। वास्तविक जो एक्चुअल कंट्रोल लाइन जो है 1962 के युद्ध के बाद देखें तो इसका एक तरह से एग्जिस्टेंस आया था, लेकिन अभी भी इसको लेकर लगातार जो पड़ोसी देश हैं उनके बीच में विवाद बना हुआ है। लाइन ऑफ जो कंट्रोल है अगर बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के जो भी आधिपत्य वाले क्षेत्र हैं उनके बीच की जो सीमा रेखा है, ये दोनों देशों के बीच में देखेंगे तो एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। इस कारण से भी है
ये क्या है, ये मैन मेड है, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था, बाद में 1972 में शिमला समझौते में इसे लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, जो एलओसी है, उसके रूप में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए, लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, divides India and Pakistan controlled area of Jammu and Kashmir, established after the 1972 Simla Agreement, replacing the earlier सीज फायर लाइन। पहले जो सीज फायर था उसे एलओसी के तौर पे कन्वर्ट कर दिया गया। पीओके क्या है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर की बात की जाती है, पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर अंडर पाकिस्तान कंट्रोल, भारत का वो हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का है, जो इस समय पाकिस्तान के क्या है, कंट्रोल में है, उसे हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। हिस्टोरिकली ए पार्ट ऑफ द princely state of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan in 1947 after tribal invasion and conflict। ये बात आपको पता होनी चाहिए। डूरंड रेखा, ये कई बार आपसे पूछा गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ड्रॉन इन 1893 बाय द सर मोरटाइम डूरंड। इट्स demarcates the boundary between Afghanistan and Pakistan, then British India। जब ब्रिटिश काल था उस समय ये बाउंड्री लाइन खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। आधुनिक समय में इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा को चिन्हित किया गया, जिसको लेकर देखेंगे लगातार विवाद भी बना हुआ है। भारत के जो महत्वपूर्ण चैनल हैं उसमें 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल महत्वपूर्ण है। पहले ही इनके बारे में हमने डिस्कस किया कि 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। आपको कच्छ की खाड़ी के पास, खंभात की खाड़ी के पास 9 डिग्री चैनल देखने को मिल जाएगा। इनका जो लोकेशन है किन के बीच में है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10 डिग्री चैनल एक महत्वपूर्ण चैनल है, बिटवीन अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में है। तो दो, एक देखिए अंडमान आइलैंड है और ये निकोबार आइलैंड है, दोनों के बीच में क्या है, ये आपको देखने को मिल जाता है। गल्फ ऑफ जो मन्नार है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा, बिटवीन साउदर्न ईस्टर्न तमिलनाडु एंड श्रीलंका के पास आपको देखने को मिलेगा। ग्रेट चैनल है बिटवीन सुमात्रा जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है और जो भारत का निकोबार आइलैंड वाला क्षेत्र है, वहीं पर आपको ये ग्रेट चैनल भी देखने को मिल जाता है। पाक स्टेट की बात करें तो पहले हमने बताया था कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। डंगन पास के कोको जो जल डमरू मध्य है, ये भी आप देख सकते हैं। कोको जो द्वीप है और उत्तरी अंडमान के मध्य आपको देखने को मिलेगा। डंकन जो पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में देखने को मिलेगा। यहीं पर महिम जो क्रीक है, ये पतली सी एक कह सकते हैं कि क्रीक के तौर पे मौजूद है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो चैनल हैं उनके बारे में हमने देख लिया कि मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, ये कहाँ पर है और किन दो जलीय क्षेत्रों के पास ये देखने को मिलते हैं। तो ये सारे लोकेशन हमने देख लिए। जो पहले हमने बताया कि जो स्टेट है वो क्या होता है, जल डमरू मध्य एक सकरा जलीय क्षेत्र होता है। स्टेट इज ए नैरो वाटर बॉडी दैट ज्वाइंस टू लार्ज वाटर बॉडीज एंड सेपरेट टू टेरेस्ट्रियल पार्ट्स। सिंपल सी बात है कि जो वाटर बॉडीज होती है, दो बड़े जो जलीय क्षेत्र होते हैं उन्हें क्या करती है, जोड़ देती है, और दो बड़े जो स्थलीय खंड हैं उन्हें अलग करने का काम करता है। ठीक डिग्री चैनल की बात करें तो एक ऐसे समुद्री चैनल होते हैं जिनका नाम उनके अक्षांश या उनके आधार पर पड़ता है। ये द्वीपों के बीच में समुद्री जो जलमार्ग हैं उस रूप में मौजूद होते हैं। गल्फ और बे की अगर हम बात करेंगे तो ए गल्फ इज ए पार्ट ऑफ द सी विच इज introduced into the land and surrounded by land and their sides and open on sides। यानी कि खाड़ी समुद्र का एक भाग ही होता है। सागरी जो बड़ा क्षेत्र है उसका एक छोटा पार्ट होता है, जो एक तरह से अगर आप देखेंगे कि सागरी क्षेत्र का होते हुए भी एक तरह से इंटर किए रहता है, धंसा रहता है मेन लैंड में। ये भूमि के अंदर घुसा हुआ होता है, तीन तरफ जमीन से घिरा हुआ होता है और एक तरफ क्या है, इसका जो मुख होता है वो खुला रहता है। कुछ और डेटा है, जैसे भारत अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, डिवाइड है, और देश में राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम है 1956 उसके तहत 6 क्षेत्रीय जो परिषद हैं उनमें डिवाइड है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो मेजर तौर पे उत्तरी क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं
पूर्वी क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पूर्वी क्षेत्र में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब क्या है, ये पहले पार्ट में है। पश्चिम क्षेत्र में जो है, मध्यवर्ती क्षेत्र में है, दक्षिण क्षेत्र में है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन से राज्य हैं, ये यहाँ पर दिए गए हैं कि वेस्टर्न जोन में कौन से स्टेट शामिल किए जाते हैं, सेंट्रल जोन में कौन से स्टेट हैं, साउदर्न जोन में कौन से हैं और नॉर्थ ईस्टर्न जोन में कौन से भारत के स्टेट शामिल किए जाते हैं, इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो बेसिक तौर पे जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हमने चर्चा की कि भारत से जुड़ी हुई जो फंडामेंटल्स इन्फॉर्मेशन है, जो आपके बेस बनाने के काम आ सकती हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर हमने एक संक्षिप्त और सारगर्भित जो जानकारी है वो लेने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।